हेलो गाइस, चलिए न्यूमेरिकल के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था प्रश्न संख्या 42 तक। सॉरी 42 करना है, उससे पहले 41 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो चलिए 42 नंबर क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझेंगे इसको। तो भाई 42 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास एक सर्किट है जिनमें कह रहा है कि बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, सर्किट है, देखते हैं कैसे उसको निपटाना है। भाई देखो, हमारे पास जो सर्किट है बच्चों वो इस तरीके से दिया हुआ है, जिसमें एक 8 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यहाँ है और उसके सीधा नीचे 6 माइक्रोफैरड का बच्चों, एंड हियर 3 माइक्रोफैरड, एंड यहाँ 2 माइक्रोफैरड, एंड ये है 6 माइक्रोफैरड, और ये है बच्चों 3 माइक्रोफैरड, और उसके बाद यहाँ पे इस रो में एक और लगा हुआ है जो कि है 5 माइक्रोफैरड का। और उसके साथ यहाँ अपने पास 4 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर लगा हुआ है। गाइस, ये रहा अपना सर्किट, ये है 5 माइक्रोफैरड और ये है 4 माइक्रोफैरड। गाइस, आप लोग जो साउंड सुन रहे हैं एक्चुअली वो बोलूम कांवरिया वाले डीजे का है, तो उसको फोकस नहीं करना, सवाल पर फोकस करते हैं। ये अपना सर्किट है, हमसे कहा जा रहा है कि इसमें नेट मान आप जो है कैपेसिटर के लिए कैलकुलेट करके दे दीजिए। ठीक है, आसान है, निपट लेते हैं भाई। सबसे पहले इस सर्किट में अगर मैं बात करूँ तो सर्किट में अगर आप देखें तो 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड, इनका जो यहाँ क्रम बन रहा है बच्चों, ये क्रम समांतर का है। कैसे है चलिए समझ लेते हैं। भाई 6 का ये वाला प्लेट देख रहे हैं आप, ये जा करके अगर मैं इस हिस्से को एक बिंदु रूप दे दूं, एक बिंदु मान लूं मैं, तो देखिए 6 माइक्रोफैरड का एक प्लेट जा करके उस बिंदु से कनेक्टेड है, 3 का दूसरा प्लेट जा करके उसी से कनेक्टेड है, 2 माइक्रोफैरड का भी एक प्लेट जा करके वहां से कनेक्टेड है। यानी यहाँ हम बड़े धूमधाम से बस कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 6 माइक्रोफैरड का एक प्लेट है और ये जो 2 माइक्रोफैरड का एक प्लेट है और ये जो 3 माइक्रोफैरड का एक प्लेट है, ये इनके तीनों में पहले प्लेट जाकर के इस बिंदु से कनेक्टेड है। अगर मैं इसको एक बिंदु मान लूँ, ठीक, और इनके दूसरे प्लेटों को देखेंगे बच्चों, देखिए इसका दूसरा वाला प्लेट यहाँ से आकर के इसको एक बिंदु मान लो, उसको एक बिंदु मान लो, इसको एक बिंदु मान लो, कहीं भी आप मान सकते हैं। तो ये आकर के अगर मैं देखूँ यहाँ पे, इसको मैं एक बिंदु की तरह अगर ट्रीट करूँ तो इसका एक प्लेट जाकर के इस बिंदु से, इसका दूसरा प्लेट इस बिंदु से, और उसका दूसरा प्लेट आकर के इस बिंदु से। तो इस तरीके से बात स्पष्ट हो रही है कि हमारे पास जो 6 माइक्रोफैरड है कमा, और जो 3 माइक्रोफैरड है और जो इसके साथ 2 माइक्रोफैरड है, ये समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में बच्चों? समांतर क्रम में है। और अगर ये समांतर क्रम में है तो इनका नेट मान निकाल देते हैं। तो इनका नेट मान आ जाएगा बच्चों 6 3 9 2 11। तो ये आ जाएगा पूरा C1 बराबर 11 माइक्रोफैरड। ये इन तीनों लोगों का नेट आ गया। अब 3 लोगों का अगर यहाँ आपने नेट निकाल दिया है तो अब उसके बाद ये तीनों लोग मिल करके एक कैपेसिटर बनेंगे, उसका नेट दे देते हैं। इसका फिगर देखिए, फिगर चेंज हो जाएगा। मैं इसका एक छोटा सा फिगर यहाँ बना रहा हूँ। इसका फिगर हो जाएगा यहाँ पे, ये ए था और यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि 8 माइक्रोफैरड का है, एंड ये तीनों लोग मिल करके एक हो गए हैं। तो उसका नेट मान यहाँ निकल गया जो कि है 2 माइक्रोफैरड का बच्चों। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमारे पास है 5 माइक्रोफैरड का, एंड यहाँ पे बच्चे एक 4 माइक्रोफैरड का, और ये जा करके इस तरीके से यहाँ ऐड होकर के बिंदु पे। ये तीनों लोग जब आपके श्रेणी का समांतर क्रम में थे, उनका नेट मान निकालने के बाद वो बन गए हैं आपके ये हो जाएगा आपका नेट मान कितना, 11 माइक्रोफैरड। सॉरी मिस्टेक हो गया था। तो इन तीन लोगों का नेट मान कितना आया था बच्चों? 11 माइक्रोफैरड। वो 11 माइक्रोफैरड यहाँ जाकर के एक कैपेसिटर बन गया। अब अगर आप यहाँ ध्यान से समझें, देखें इसको फिगर को, तो 11 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड का क्रम क्या है बच्चों? श्रेणी। एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है, श्रेणी। उनका नेट निकाल लेते हैं। देखिए इधर देखेंगे, यहाँ तक लिखेंगे 8 माइक्रोफैरड कॉमा 11 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। और अगर बच्चों ये श्रेणी क्रम में है तो ऐसे परिस्थिति में आप मुझे बताइए नेट मान कितना होगा इनका? तो नेट मान हो जाएगा 1/C2। पहली बार जो मैंने नेट निकाला इसको C1 से, और दूसरी बार जो नेट निकाल रहा हूँ इसको C2 से लिख रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/11। फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/C1 इज इक्वल टू 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे।
ठीक है। और इसका नेट मान निकालेंगे तो C2 बराबर आ जाएगा 88/19 माइक्रोफैरड। ये आ गया इन दोनों का नेट मान। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं जो कि एक है 11 माइक्रोफैरड और एक है 8 माइक्रोफैरड, इनका नेट आ गया। फिगर में फिर बदलाव आएगा, अपना फिगर अब दोनों मिलकर के एक हो गए हैं तो उसका समीकरण, उसका फिगर जो है अब ऐसे चेंज हो जाएगा। दोनों मिलकर के एक हो गए और कितना है इनका नेट 88/19 माइक्रोफैरड, ठीक। और ये हो गया बी, ठीक है। ये अपना 5 माइक्रोफैरड का है और ये अपना है 4 माइक्रोफैरड का। अब हम विचार करते हैं 4 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड पर। तो बच्चों देख करके ये बात एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है कि 4 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड का यहाँ जो क्रम है वो एकदम स्पष्ट है कि समांतर है। तो ठीक है, उसका नेट निकाल देते हैं, ठीक। तो उसका नेट निकालने के लिए 5 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है ना। और अगर ये समांतर क्रम में है तो इनका नेट वैल्यू दे दीजिए। तो इनका नेट वैल्यू कैसे मिल जाएगा? इसका नेट वैल्यू को मैं C3 से लिख रहा हूँ। C3 बराबर 5 4 9 माइक्रोफैरड। अगेन उसका फिगर चेंज होगा और फिगर अब ये रूप ले लेगा। ये था अपने पास 88/19 माइक्रोफैरड का, 88/19 माइक्रोफैरड का बिंदु ए था। और ये दोनों लोग मिल करके आए हैं 9 माइक्रोफैरड, ये बिंदु बी है। अब उसके बाद एकदम स्पष्ट है, कौन सा क्रम दिख रहा है बच्चों? ये आपको दिख रहा होगा कि ये कौन से क्रम में है। ये आपके पढ़ रहे हैं आप श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में बच्चों? श्रेणी क्रम में। तो नेट उनका दे देंगे। अब 88/19 माइक्रोफैरड तथा 9 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है बच्चों? श्रेणी क्रम में है। और अगर वो श्रेणी क्रम में है तो उसका नेट मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 1/c। अब फाइनल नेट निकल रहा है तो उसको हम c से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। 1/c इज इक्वल टू 1/c1 की जगह पे 88/19 प्लस 1/c2 की जगह पे 1/9। सॉल्व करेंगे इसको तो 1/c बराबर 19/88 एंड प्लस 1/9 एंड आफ्टर दैट 1/c इज इक्वल टू 9 9 81 9 1 9 9 8 17 171 प्लस 88/9 गुणे 88, ठीक है बच्चों। एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 गुणे 88 आ जाएगा आपका 88, 8 64, 8 9 72 7, 8 9 72 7, 72 और 7 70। ये आ जाएगा बच्चों 1/c इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 9 एंड 6 2 बटे 8 7 15 सर 5 एंड वो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 792। देन c इज इक्वल टू 792 बटे 259 माइक्रोफैरड। ये आ जाएगा बच्चों आपका नेट मान। नोट कर लीजिए आप लोग, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग यहाँ से, ठीक। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। डस्टर कहाँ गायब हो गया यार? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे लोग। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि समान धारिता के 4 संधारित्र हैं और श्रेणी क्रम में आपस में जुड़े हुए हैं। 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, इनके बीच का एक बिंदु पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। तो बताओ ए और सी के बीच का विभवांतर क्या है? इस प्रश्न में हमको फिगर दे रखे हैं, ठीक है। फिगर देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 43। आई होप आपको वहाँ कोने तक दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है। तो बच्चे लोग ये हो जाएगा प्लस एंड माइनस प्लस माइनस, ये बैटरी का प्रतीक है बच्चों। एंड 10 वोल्ट की ये बैटरी है फिलहाल, 10 वोल्ट की बैटरी होगी और अपने पास कैपेसिटर लगे हुए हैं 1 2 एंड 1 2
और ये है अपना बिंदु सी, ये है अपना बिंदु ए, और ये है बिंदु बी, है ना। और इसका कनेक्शन हो गया बच्चों अर्थ से। किससे हो गया? अर्थ से हो गया। अब हमें बताना है कि चारों की धारिताएं तो एक समान है प्रश्न के हिसाब से, और अगर चारों की धारिताएं एक समान हैं तो बताओ कि भाई बिंदु सी का विभवांतर बिंदु सी का विभव कितना होगा। नहीं सॉरी, हमसे कहा जा रहा है ए और सी के बीच का विभव कितना होगा। ठीक है, ए और सी के विभव निकालने हैं, निकाल देते हैं। ए और सी के विभव निकालने का मीन ये है कि हमसे कहा जा रहा है इस प्रश्न में कि वी ए बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब बिंदु ए का विभव कितना होगा और बिंदु सी का विभव कितना होगा। क्योंकि एक चीज़ आप यहाँ जनरली समझ सकते हैं, इसको सॉल्व करने की हालांकि ज़रूरत नहीं है, पर यूपी बोर्ड में अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको उसको सॉल्व करके देना है। ऐसा नहीं कि मतलब उसको हम लोग सिर्फ तार्किक जवाब दे करके उसका आंसर देते हैं, नहीं, इसको सॉल्व करना होगा। हाँ, वो तार्किक जवाब क्या है उसको सुन लेते हैं। इधर कैपेसिटर की संख्या समान है, उधर कैपेसिटर की संख्या समान है, दोनों साइड समान कैपेसिटर समान क्रम में जुड़े हुए हैं, और सभी कैपेसिटर्स की धारिता भी एक समान है। तो एकदम सिंपल है भाई। और जितने भी इधर वोल्टेज होंगे उधर इतनी वोल्टेज होंगी, तो वोल्टेज आपस में इक्वल डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 5 इधर होगा 5 इधर होगा, मतलब बिंदु सी का 5 वोल्ट, बिंदु ए का 5 वोल्ट। वो तो ऐसे जनरली समझ में आ जाना चाहिए। फिलहाल हमको ये बात सॉल्व करके देनी है, चलिए कर देते हैं। चलिए सबसे पहले एक बात बताइए आप मुझे कि क्या बिंदु ए व सी के बीच का विभवांतर, बिंदु ए व सी के बीच का विभवांतर यानी वी ए माइनस वी सी बराबर 10 वोल्ट है या नहीं है। ये बात प्रश्न में साफ साफ कह भी रहा है, ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये प्रश्न कह रहा है। उसके बाद अब क्योंकि बिंदु बी को अर्थ से कनेक्टेड कर दिया गया है, तो बिंदु बी का वोल्टेज कितना हो जाएगा बच्चे? 0 हो जाएगा, सीधा सा है ना, 0 ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जरा देखो, आगे देखते हैं। अब एक बात बताइए, जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतने वोल्टेज यहाँ होगा, दोनों का वोल्टेज समान होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो देखिए यहाँ समझिए, अब बाबू लोग अगर मैं लिखूँ कि वी ए माइनस वी बी बराबर वी बी माइनस वी सी, ऐसा लिख सकते हैं। इसका लिखने का क्रम समझ रहे हैं, प्रश्न के हिसाब से, ये प्रश्न की स्थिति से, प्रश्न की स्थिति से कहाँ से लिख रहे हैं बच्चों? ये प्रश्न की स्थिति से। क्या है प्रश्न की स्थिति भाई? भाई प्रश्न की स्थिति एकदम स्पष्ट है, जितना कैपेसिटर इधर है उतना कैपेसिटर इधर है, दोनों साइड में कैपेसिटर की संख्या एकदम समान है, दोनों कैपेसिटर की धारिता भी एक समान है, तो जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतने वोल्टेज इधर होगा। उसी प्रश्न की स्थिति से मैंने लिखा है कि बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर बराबर बिंदु बी और सी के बीच का विभवांतर। ठीक है, अब जरा देखो, हाँ एक बात यहाँ से स्पष्ट है ना, कि बिंदु बी का विभवांतर 0 है। कैसे? क्योंकि उसका कनेक्शन अर्थ से है। अब जरा बी सी को उधर लाओ बच्चे, तो बी ए माइनस उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बी सी बराबर ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2VB। एक VB पहले से ये माइनस में था, उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, समझ में आया है ना। और VB का मान कितना है? 0 है। और अगर VB का मान 0 तो VA प्लस VC बराबर हम 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहाँ से इसकी वैल्यू 0 ही है। इसको हम बनाएंगे समीकरण नंबर 1 और इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 2। अभी क्या करेंगे? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से समीकरण 1 और 2 को ऐड करते हैं बच्चे। चलिए समीकरण 1 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो इस परिस्थिति में देखिए, समझिए, VA कितना हो जाएगा बच्चों? 2VA एंड VC माइनस में VC प्लस में कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 वोल्ट 0 वोल्ट आएगा कितना? 10 वोल्ट। बच्चे VA का मान इधर से फाइंड आउट करोगे तो ये 2 से उसमें भाग करोगे तो ये आ जाएगा 5 वोल्ट। समझ में आया? कितना के बच्चे? 5 वोल्ट। अब VA का मान किसी भी समीकरण में अप्लाई कर दीजिए, है ना, आपको V2 का मान मिल जाएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 में VA का मान रखो बच्चों, तो वो है 5 वोल्ट माइनस VC बराबर 10 हो जाए। VC को उधर 10 को इधर लाते हैं, ठीक है। दिख रहा है? मेरे आते ही इस पर वाइट आ जाता है, जैसे यहाँ खड़ा होता हूँ वाइट हो जाता है। समझ रहे होंगे आप लोग क्यों ऐसा क्यों होता है? सर इसको उधर करते हैं, इसको उधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 5। ये 5 यही रह गया, VC को उधर किया तो प्लस VC, 10 को इधर ला रहे हैं -10। VC इज इक्वल टू आ जाएगा -5 वोल्ट। कोई डाउट नहीं? ठीक है, मैं यहाँ से हट जाऊँ ताकि थोड़ा अंधेरा छा जाए और आप लोग नोट कर पाए। हो गया गाइस? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, बातें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, परहैप्स कॉल आ रहा है, देख लूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। और जितने नालायक लोग आज कवरिया गए हैं सभी लोग कमेंट में बोल बम करो। अरे यार, अब इस बात को कोई सुन करके उसको आपत्तिजनक रूप में मत लेना। मैंने अपने छात्रों को कहा है जो स्कूल के हैं, जो गए हुए हैं पढ़ने के लिए, अदर छात्रों को नहीं। अपना देश पर्वों का देश है, देवी देवताओं की पूजा उपासनाएं चलती रहती है, उसी का एक क्रम भी था। मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या ऐसे के लिए नहीं कहा, मैंने अपने छात्रों को कहा है। चलिए अपने पास बच्चे लोग ऐसे है, यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है C, और ये है बच्चे एक रेजिस्टेंस R1, ये बिंदु V है, ये बिंदु A है, एंड ये है बच्चों डिब्बे का प्रतीक। ये जो डिब्बा मैं बना रहा हूँ ये किसी सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया, और ये सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है, ठीक है। और बड़ी प्लेट हमेशा पॉजिटिव प्लेट को डिनोट करती है, छोटी प्लेट उसको डिनोट करती है नेगेटिव प्लेट को। एंड A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस और लगा है। हमसे सीधा सीधा बस इस प्रश्न में एक ही बात कहा जा रहा है, और वो ये कि संलग्न परिपथ में संधारित्र C की प्लेटों पर आवेश की गणना कीजिए। चलिए लेते हैं महादेव का नाम और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कोई डाउट तो है नहीं? चलिए देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, इस पर आवेश निकालना है कि इस कैपेसिटर पर आखिर आवेश कितना है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर देंगे तो बात समझ में आ जाएगी। इसका आवेश कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सीधा सीधा इसकी धारिता C है, ये बात हम जानते हैं। अगर मुझे इसका चार्ज मिल जाए तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं भाई, बहुत आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा सारा फोकस कहाँ होना चाहिए, इसके चार्ज पे होना चाहिए। फिगर दिख रहा है या मैं हटूँ यहाँ पे, अंधेरा छाया ताकि मेरे हाथ ही पता नहीं क्यों ब्राइटनेस छा जाता है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। कमेंट में आप लोग बता देना क्यों छा जाता है। चलो ठीक है, अभी C बराबर अपने को पता है इसकी धारिता C है। मुझे क्या करना है, उसका चार्ज निकालने के लिए उसका वोल्टेज निकालेंगे। क्यों भाई, क्योंकि अगर मेरे पास वोल्टेज रहेगा तो मैं Q बराबर CB से अपना चार्ज निकाल नहीं लूँगा, निकालूंगा। तो इसके नाते मुझे इसका वोल्टेज निकालना है। अब देखिए, वोल्टेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये बात जानना बड़ा ज़रूरी है कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन में क्या कोई प्रभाव आता है या नहीं आता है, आता है तो किस प्रकार से आता है, सारी बातों को समझना पड़ेगा। देखिए, कभी भी अगर किसी कैपेसिटर के साथ कोई रेजिस्टेंस लग जाए तो वो कैपेसिटर इतना हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर देता है कि आप इसके सामने इसकी गणना को प्रभावहीन मान सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके नाते हमें क्या करना होगा, जो R2 वाला रेजिस्टेंस है, अब इसमें बहने वाली धारा की मदद से इसका वोल्टेज निकाल दो, ठीक। इसमें बहने वाली धारा की मदद से उसका वोल्टेज फाइंड आउट कर लो। उसमें अच्छी बात ये है कि जितनी धारा इसमें रहेगी और जो वोल्टेज उस धारा के हिसाब से जो इसका वोल्टेज होगा, इसका और इसका क्रम समांतर है, तो इसकी वजह से जितना वोल्टेज इसका होगा वही वोल्टेज इसका होगा। तो इस नाते हमें क्या करना होगा, इसके सोर्स से हम उसका वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। तो वोल्टेज के लिए हो सकता है प्रश्न धारा दिया हो, एक मिनट नहीं दिया, कोई बात नहीं, चलिए निकालते हैं। कैसे निकलेगा भाई धारा निकालने के लिए, आओ देखते हैं। देखो, एक फॉर्मूला होता है जब किसी सेल को किसी सर्किट में जोड़ करके धारा प्राप्त किया जाता है, तो हाई स्कूल में आपको मिलता है, यहाँ पे मैं आपको 6वें लेसन में पढ़ाऊंगा। और वो फॉर्मूला ये है बच्चों कि अगर कोई सेल है हमारे पास में, कोई सेल है, तो सेल से प्राप्त धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल
प्रतिरोध। ये होता है बच्चों फॉर्मूला। आपको कक्षा 10 में ये फॉर्मूला मिला भी रहा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल, एक ही सेल है तो उसी का विद्युत वाहक बल लेंगे, कितना है वो भी ई है। और कुल रेजिस्टेंस, मैंने बताया कि यहाँ इनके रेजिस्टेंस का मामला इतना फंस जाता है कि यहाँ ये इतना हाई रेजिस्टेंस का काम करने लगता है, तो इसको रेजिस्टेंस में हम कैलकुलेट करते ही नहीं। अब उसके बाद बचा अपना R2 हो गया और स्मॉल r हो गया। हम दोनों इन्हीं को गणना में लेते हैं बच्चों। तो R2 और स्मॉल r प्लस ये हो गया कुल रेजिस्टेंस। ये मिल गया हमको R2 में प्रवाहित धारा। क्या मिल गया बच्चों? R2 में प्रवाहित धारा। मैं R2 में ही प्रवाहित धारा यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि R2 में प्रवाहित धारा जब मैं पा जाऊंगा तो उसकी मदद से मैं इसके सिरों का वोल्टेज निकाल दूंगा, और वोल्टेज जो इसका आएगा वही ए और बी के बीच का भी होगा, जो कि हमारे कैपेसिटर का वोल्टेज हो जाएगा, और उसकी मदद से मैं चार्ज को कैलकुलेट कर ले जाऊंगा। तो मेरा सारा मोटिव यही था कि मैं इसके वोल्टेज को कैलकुलेट करूं, जिसका ये एक आसान तरीका था। चलिए देखें, तो बच्चे लोग अभी हमें क्या करना होगा, वोल्टेज निकाल लेते हैं। कैसे? ओम के नियम से। V = I × R2। याद रखना रेजिस्टेंस इसी का लेना, क्योंकि मैं इसी के सिरों का वोल्टेज कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो V बराबर I का मान कितना बच्चे? E बटे R2 प्लस स्मॉल r एंड कैपिटल R2 जो बचा था हमारे पास, मैंने उसको लिख दिया। ये मिल गया आपको वोल्टेज। अतः संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश। तो बच्चे लोग संधारित्र पर आवेश Q बराबर C × V से, यहाँ से होता है ना, तो Q बराबर कैपेसिटर की धारिता C है ही, C रखेंगे। वोल्टेज हमने कितना निकाल लिया? वोल्टेज हमने निकाल लिया E बटे स्मॉल r R2 × R2, ठीक। थोड़ा सा इसको अगर बैलेंस करके लिखेंगे तो जिस तरीके से बुक में उत्तर दिया उसी रूप में आ जाएगा। जैसे Q बराबर C × E × R2 बटे स्मॉल r बटे, ये हो गया उसका चार्ज। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। इधर चमक रहा है, रुक जाओ। और यार लाइट गयो, रुको।